बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Badr Alam Sumejo, lecturer in zoology, Government College of Education, सक्खर। हमारा लेक्चर की सीरीज़ में टॉपिक चल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 3 लेक्चर कवर किए हैं, जिनके दौरान हम ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। आगे का जो हमारा आज का टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 4, और हम इस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। तो इस डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू यहाँ पर जिक्र कर लूँ कि असल में जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो वो स्टमक में इतना डाइजेस्ट हो चुका होता है कि अब ये फूड एक बिल्कुल लिक्विड पेस्ट की तरह शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इस लिक्विड पेस्ट की तरह जो फूड होता है, इसे हम नाम देते हैं काइम का, CHYME, काइम। अब ये काइम आहिस्ता आहिस्ता जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम में कौन सी डाइजेशन होती है, किस तरह से डाइजेशन होती है, और वहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, तो ये बात जहन में रख लें कि ड्यूडिनम में जो डाइजेशन हो रही है वो डाइजेशन सारी की सारी इम्पोर्टेड एंजाइम्स के ज़रिए से होती है। यानी ये वो एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस के साथ वो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए से आकर पहुंचते हैं किधर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में वो एंजाइम इस फूड को मज़ीद डाइजेस्ट करते हैं जो कि स्टमक से आता है। इस डाइजेशन में एक और भी जूस है, एक और भी सीक्रेशन है हमारी बॉडी की जो कि रोल प्ले करती है। वो सीक्रेशन है लिवर की, जो कि लिवर अपनी सीक्रेशन बना के स्टोर करवाता है गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है उस सीक्रेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस सीक्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, बाइल का नाम देते हैं। तो बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियास, इन दोनों की मदद से फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम में। तो कौन सी डाइजेशन यहाँ पर कौन सा एंजाइम करता है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का ओवरव्यू लिया था कि नेक्स्ट टू द स्टमक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो है वो कौन सी चीज़ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। About 6 meter long and 2.5 centimeter wide. It is like a coiled tube filled most of the abdominal cavity. There are 3 subparts of small intestine: duodenum, jejunum and ileum. फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडिनम। अब इस ड्यूडिनम की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है कि आफ्टर द स्टमक, जो स्टमक का पाइलोरिक इंड है, पाइलोरिक इंड जैसे ही ख़त्म हो रही है वहाँ पर ये स्टमक से अटैच होता है कौन, ड्यूडिनम। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये इतना बड़ा नहीं होता, ये सेंटीमीटर्स में जो इसकी लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है। रन्स पैरेलल टू द स्टमक, यानी ये स्टमक के बिल्कुल, ये स्टमक है तो स्टमक के ये बिल्कुल नीचे से यूं चलता है, रखा हुआ होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। इट रिसीव्स अ कॉमन बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपनिंग बाय कॉमन ओपनिंग। अब इस ड्यूडिनम में 2 बाहर से डक्ट आते हैं, एक गाल ब्लेडर की तरफ से और एक पेनक्रियास की तरफ से। जो गाल ब्लेडर की तरफ से डक्ट आती है वो बाइल लेकर आती है, और इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, बाइल डक्ट का नाम देते हैं। और जो पेनक्रियास से आती है वो पेनक्रियाटिक जूस लेकर आती है,
उसे हम क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट का नाम देते हैं। ये दोनों डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ही जगह पर आकर खुलती हैं, तो कॉमन ओपनिंग के जरिए से ये ड्यूटीनम में ओपन होती है। Food from the stomach comes in duodenum is called as what? Chyme. Food meets bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas. स्टमक से फूड ड्यूडिनम में आया, ड्यूडिनम में ये फूड आके मिक्स होता है किसके साथ? एक बाइल के साथ और दूसरा पेनक्रियाटिक जूस के साथ। अब यहाँ पर जो ड्यूडिनम में डाइजेशन होती है, उस डाइजेशन में असल में दो मुख्तलिफ ग्लैंड्स का रोल है। एक ग्लैंड है उसमें पेनक्रियास और दूसरा ग्लैंड है यहाँ पर लिवर। इसलिए हम इन दोनों ग्लैंड्स का जिक्र यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब टॉपिक बनाया है रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन। तो याद रख लें कि लिवर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता डाइजेशन के लिए, यानी ड्यूडिनम में जो बाइल आता है उसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। सो दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड एंड रिमेंबर्ड। लिवर प्रोड्यूस बाइल, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल, विच इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर, जो कि गाल ब्लेडर यानी पित्ते में स्टोर होता है। Two hepatic ducts, left and right, arise from the liver, which joins to form common hepatic duct. दो डक्ट्स होती हैं जो कि लिवर से अराइज हो रही हैं। वो दो डक्ट जो हैं आपस में, ये एक लेफ्ट और ये राइट, ये दोनों डक्ट, लेट सपोज के दीज आर द टू डक्ट्स, दिस इज लेट सपोज के राइट एंड दिस इज लेफ्ट, ये दोनों आके यहाँ पर आपस में मिल रही हैं। तो मिल गई, तो मिलने के बाद ये एक ही डक्ट बन जाती है, तो इसका नाम क्या होता है? कॉमन डक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फिगर है, फिगर में ये हमें क्लियर हो जाएगी बात। अब ये कॉमन डक्ट जो है, जो कि गाल ब्लैडर की तरफ जाती है, तो अब इसका नाम होता है क्या? साइस्टिक डक्ट। बाइल फ्रॉम द गाल ब्लेडर, अब जब बाइल गाल ब्लेडर से ड्यूडिनम की तरफ आएगा, तो उस वक्त इस डक्ट का नाम क्या होगा? बाइल डक्ट नाम होगा। तो यूं यहाँ पर चार डक्ट्स पे नेम आ गए। लिवर से आ रही है तो हेपेटिक डक्ट, जब ये दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर एक हो गई तो कॉमन बाइल डक्ट। अब जब ये गाल ब्लेडर की तरफ चली गई तो साइस्टिक डक्ट। गाल ब्लेडर से जब ये ड्यूडिनम की तरफ चली जाती है तो हम इसका नाम क्या रखते हैं? नाम बाइल डक्ट। बाइल कंटेन्स वाटर, बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बट नो एंजाइम। बाइल में ये चीज़ें तो होती हैं, वाटर होता है, बाइल साल्ट होते हैं, पिगमेंट होते हैं, पर उसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। Bile salts like sodium bicarbonate and sodium tarocolate, ये दो प्रोमिनेंट टाइप के साल्ट होते हैं जो कि पाए जाते हैं बाइल में। उनमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका यहाँ पर रोल है कि ये न्यूट्रलाइज करता है फूड को, क्योंकि फूड स्टमक से आता है ड्यूडिनम में, तो उस फूड में HCl पाया जाता है। और यू नो वेरी वेल कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको अल्कलाइन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट रोल प्ले करता है। और बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो फूड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जो काइम यानी जो फूड आया स्टमक से, वो क्या बन जाता है? अल्कलाइन बन जाता है। ये पॉइंट यहाँ पर ज़हन नशीन करनी है। तो ये बाइल का पहला रोल है यहाँ पर। अदर साल्ट्स, जो दूसरे साल्ट इसमें पाए जाते हैं लाइक सोडियम टारोकोलेट वगैरह, उनका काम ये होता है कि ये फेट को इमल्सिफाई करते हैं। लेट सपोज ये बड़ा फेट है, साल्ट की एडिशन की वजह से ये फेट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। हर ड्रॉप के इर्द गिर्द साल्ट जमा हो जाता है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज व्हाट? इमल्सिफिकेशन। इस इमल्सिफिकेशन के बाद फेट डाइजेस्ट हो सकता है, विदाउट इमल्सिफिकेशन फेट डाइजेस्ट नहीं हो सकता। यूं
लिवर का डाइजेशन में 2 रोल हैं। लिवर के डाइजेशन में कितने रोल हैं? 2। कि लिवर जो बाइल बना रहा है उसके साल्ट फूड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और उसके अलावा ये साल्ट फैट को इमल्सिफाई करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको तोड़ते हैं ताकि ये फैट डाइजेस्ट हो सके। विदाउट इमल्सिफिकेशन फैट को लाइपेज एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि दिस इज द लिवर, ये पूरा लिवर है। लिवर की एक लोब से, राइट लोब से ये डक्ट अराइज हो रही है। दिस डक्ट इज कॉल्ड व्हाट? राइट हेपेटिक डक्ट। और जो लेफ्ट लोब से अराइज हो रही है उसका नाम क्या है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स यहाँ पर मिल रही हैं, तो मिल गई तो अब इनका नाम क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट यहाँ पर से जा रही है किधर? गाल ब्लेडर की तरफ। तो जब ये गाल ब्लेडर की तरफ जा रही है तो इसका नाम क्या है? साइस्टिक डक्ट। अब ये साइस्टिक, जब गाल ब्लेडर स्क्विज होगा तो ये बाइल जो है वो जाएगा किधर? ड्यूडिनम में। तो ड्यूडिनम की तरफ लेकर आने वाली डक्ट यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसका नाम है, क्या नाम है? कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज अनदर ग्लैंड नोन एज पेनक्रियास। तो स्टमक के नीचे यूं ड्यूडिनम मौजूद है, और स्टमक के इस लोब में, यूं स्टमक का ये लोब बनता है ना, तो इसमें क्या मौजूद है? नीचे से पेनक्रियास मौजूद है, और राइट साइड में क्या चीज मौजूद है? हमारा लिवर मौजूद है। तो पेनक्रियास में से ये डक्ट्स अराइज हो रही हैं, जो कि सारी यूनाइट होके एक डक्ट बना रही हैं, जिसका नाम क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट। पेनक्रियाटिक डक्ट का काम क्या है? कि ये पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनम में लाएंगी, और कॉमन बाइल डक्ट का काम क्या है? कि वो बाइल ड्यूडिनम की तरफ लाती हैं। रोल ऑफ पेनक्रियास, यहाँ पेनक्रियास के रोल को भी हम देख लेते हैं। पेनक्रियाटिक जूस इज सीक्रेटेड बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेटिन। किस हार्मोन की स्टिमुलेशन मिलती है इसको? उस हार्मोन का नाम है सीक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। 2 हार्मोन है ये, कोलेसिस्टोकाइनिन। सीक्रेटिन प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडिनम। याद रखना है, सीक्रेटिन हार्मोन है, कौन प्रोड्यूस करता है? ड्यूडिनम। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ HCl। फूड जो स्टमक से आएगा ड्यूडिनम में, तो उसमें HCl होता है। उस HCl के रेस्पॉन्स में ड्यूडिनम क्या सीक्रेट करता है? अपना सीक्रेटिन। और ये सीक्रेटिन क्या काम करता है? कि हमारे ग्लैंड्स से उनकी सीक्रेशंस रिलीज करवाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस आर वाटरी कलरलेस अल्कलाइन फ्लूइड हैविंग 4 एंजाइम्स। काफ़ी और भी एंजाइम हैं, लेकिन चूंकि हम अपने कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं भी उन 4 एंजाइम का ही जिक्र कर रहा हूँ। 4 एंजाइम्स वो कौन से हैं? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड लाइपेज। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज पेनक्रियाटिक एंजाइम डाइजेस्ट द फूड। पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो फूड को ड्यूडिनम में डाइजेस्ट करते हैं। अब डाइजेशन इन ड्यूडिनम मैकेनिज्म कौन सा है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन ड्यूडिनम बाय द एंजाइम्स फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। यानी ड्यूडिनम में जो डाइजेशन हो रही है वो सारी की सारी डाइजेशन कौन करवाता है? पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद जो एंजाइम है वो करवाते हैं। ट्रिप्सिन इज सीक्रेटेड एज एन इनएक्टिव फॉर्म एज ट्रिप्सिनोजिन। अगेन याद रखना है कि ट्रिप्सिन चूंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो ये एक्टिव फॉर्म में अगर डाइजेस्ट होगा तो जिन सेल्स से सीक्रेट होगा उन्हें ही डाइजेस्ट कर देगा। तो इसलिए ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। वो इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? ट्रिप्सिनोजिन। अब ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो ड्यूडिनम के पास इसके लिए एक एंजाइम है
उस एंजाइम का नाम है एंटीरोकाइनेज एंजाइम। ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में तब्दील करता है। अब ट्रिप्सिन क्या करती है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू सिंपलर पेप्टाइड्स। प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट की जाती है बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन। अब ये प्रोटीन किस में बदल जाती है? छोटे छोटे पेप्टाइड्स में। पहले ये एक कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड थी, अब इसमें से क्या बन जाते हैं? सिंपलर पेप्टाइड्स बन जाते हैं। एनदर इनएक्टिव एंजाइम, दूसरा एंजाइम भी पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, यानी पेनक्रियाज रिलीज करता है। वो भी कौन सा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उस एंजाइम का नाम है कीमोट्रिप्सिनोजिन। क्या नाम है इसका? कीमोट्रिप्सिनोजिन, फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस विच इज एक्टिवेटेड एज कीमोट्रिप्सिन। अब इसको भी कीमोट्रिप्सिन के फॉर्म में एक्टिव किया जाता है। कौन एक्टिव करता है इसको? ट्रिप्सिन एक्टिव करता है इसको। इट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन कैसीन इनटू स्मॉल चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इसका काम यह है कि अगर फूड में मिल्क मौजूद है न्यूट्रिशन में, तो उस मिल्क में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन, जो कि ऊपर रेनिन एंजाइम ने इनसॉल्युबल से सॉल्युबल फॉर्म में तब्दील की है। जब वो ड्यूडिनम में पहुंचता है कैसीन, तो उसको कौन डाइजेस्ट करता है? कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर ये चीज़ फिगर के ज़रिए से भी हमने समझाने की कोशिश की है। ये रिलीज हुआ क्या? ट्रिप्सिनोजिन तब्दील होना है किसमें? ट्रिप्सिन में। इसको कौन रिलीज करेगा? एंटीरोपेप्टाइडेज। एंजाइम का वैसे नाम क्या है? एंटीरोपेप्टाइडेज। सिंपल हम दूसरे अल्फाज में इन्हें एंटीरोकाइनेज एंजाइम भी कहते हैं। फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन को तो डाइजेस्ट करता ही करता है, एंजाइम की एक्टिवेशन में भी इसका रोल है कि कीमोट्रिप्सिनोजिन एंड अदर प्रो एंजाइम्स, उनको ये तब्दील करता है किसमें? कीमोट्रिप्सिन और अदर प्रो एंजाइम्स में। तो ड्यूडिनम में क्या हुआ उसकी समरी। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू सिंपल पेप्टाइड्स। कीमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन केसीन इनटू शॉर्ट अमीनो एसिड्स। दूसरा एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है वो है अमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? अमाइलेज। ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को। किसमें? माल्टोज में। अमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है। ये दोनों अमाइलेज एंजाइम के जरिए से डाइसेकेराइड माल्टोज में तब्दील किए जाते हैं। लाइपेज एक एंजाइम है, इसका काम क्या है कि जो इमल्सिफाइड फैट है, यानी ड्यूडिनम में जो साल्ट की मदद से फैट इमल्सिफाई हुई है, उसको ये डाइजेस्ट करते हैं। किसमें? उनके मोनोमर्स में, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। डाइजेशन ऑफ फैट कंप्लीट्स इन ड्यूडिनम। ये बात ज़हन नशीन करनी है कि फैट की डाइजेशन ड्यूडिनम में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट क्या है? जेजुनम। ड्यूडिनम passes into the jejunum. Size about 2.4 meters long. Longest part of in the intestine. इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो जेजुनम है। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन जेजुनम। जो फूड की डाइजेशन है वो जेजुनम में कंप्लीट होती है। Many enzymes complete digestion of food in jejunum. काफ़ी सारे एंजाइम हैं जो कि फूड की डाइजेशन को जेजुनम में कंप्लीट करते हैं। तो उन एंजाइम की हमने एक टेबल बनाई है जो कि जेजुनम में पाए जाते हैं। और याद रखना है कि जेजुनम में पाए जाने वाले एंजाइम इंटेस्टाइन खुद सीक्रेट करते हैं, तो वो इंटेस्टाइनल जूसेस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस में पाए जाते हैं। कौन से वो एंजाइम है? एक एंजाइम है माल्टेज। दीज आर द एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट
डाइसेकेराइड में बदल चुके हैं, अब उन्हें मोनोसेकेराइड में तब्दील करना है। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को डाइजेस्ट करता है, किसमें? उसके मोनोमर ग्लूकोज में। यानी माल्टोज जब ब्रेक होगा तो उसमें से 2 ग्लूकोज मिलेंगे। सक्रेज एंजाइम है, सक्रेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है किसको? सक्रोज को। जब सक्रोज डाइजेस्ट होगा तो उसमें से एक मोनोमर ग्लूकोज और दूसरा मोनोमर फ्रक्टोज मिलता है। यूं लैक्टेज एंजाइम है, ये किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को। इसमें से कौन से 2 मोनोसेकेराइड मिलेंगे? एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। यूं सारे कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो तब्दील हो गए किसमें? अपने मोनोसेकेराइड्स में। नेक्स्ट एंजाइम है पेप्टाइडेज। लफ्ज से जाहिर है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये किसको? डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन स्टमक से शुरू हुई है, स्टमक में भी वो डाइजेस्ट हुई और ड्यूडिनम में भी डाइजेस्ट हुई। तो अब जो प्रोटीन बचती है वो या तो डाइपेप्टाइड के फॉर्म में होती है या फिर ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में होती है। तो उन्हें अपने मोनोमर्स में तोड़ने के लिए एंजाइम मौजूद है पेप्टाइडेज। ये क्या करता है? इन्हें तोड़ के अपने मोनोमर इनके अमाइनो एसिड में बदल देता है। लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट, सॉरी, जो जेजुनम है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, इलियम जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। फूड रीचेज हियर एज डाइल्यूटेड फॉर्म। यहाँ पर जो फूड है वो बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में, बिल्कुल जैसे ना एक पतली सी पेस्ट हो, उस फॉर्म में ये आकर यहाँ पर पहुँचता है, जिसको हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। स्टमक से नीचे आया तो काइम, जेजुनम से जब इलियम की तरफ आता है तो वो कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है और एक सॉल्यूशन की तरह जो है ना, एक इमल्शन जो है इस तरह से बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? काइल कहते हैं। काइल इज डाइजेस्टेड फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म। काइल जो है वो एक डाइजेस्टेड फूड है जो कि एक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। हेयर डाइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड विच हैज नॉट बीन एब्जॉर्ब्ड बिफोर। यानी वो फूड जो स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, माउथ में डाइजेस्ट हुआ, ड्यूडिनम में डाइजेस्ट हुआ, जेजुनम में डाइजेस्ट हुआ, तो मेनली जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो वहाँ उसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो ड्यूडिनम और जेजुनम में हो जाती है। तो रिमेनिंग जो फूड है जो कि डाइजेस्ट भी हो ना हो सका और एब्जॉर्ब भी ना हो सका, जाहिर सी बात है वो आगे पास होता रहेगा। तो इलियम में जब फूड पहुंचता है तो इलियम में फूड की डाइजेशन नहीं होती, यहाँ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन भी वो, यानी वो फूड जो ड्यूडिनम में और जेजुनम में एब्जॉर्ब ना हो सका, वो यहाँ आकर एब्जॉर्ब होता है। So, functions of the small intestine. Small intestine is the part of digestive system where digestion and absorption of digested food occur. दो चीजें यहाँ पर हुई, एक तो डाइजेशन हुई और डाइजेशन के बाद क्या होती है? फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल की एक खास खुसूसियत है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन सर्कुलर फोल्ड्स with finger-like microscopic projections called villi. ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक थोड़ा सा टुकड़ा जो है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ये देखते हैं, ये बाहर की वाल, तो अंदर इसमें यूं प्रोजेक्शंस मौजूद हैं। ईच प्रोजेक्शन को हम यहाँ पर एक मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, इस फ्यूरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? विलाई। विलाई में इंटरनली क्या मौजूद है? ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और लिम्फेटिक वेसल्स मौजूद हैं। लिम्फेटिक वेसल का यहाँ पर खास नाम है लैक्टियल्स। बाकी जो विलाई की बाहर वाली लाइन है, ये सारे एपिथेलियल सेल्स मौजूद हैं। इन एपिथेलियल सेल्स में कुछ सेल्स खास होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, उन्हें हम म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स और गोबलेट सेल्स का नाम देते हैं। यहाँ एक और बात, हर एपिथेलियल सेल को अगर मैग्नीफाई किया जाएगा तो एपिथेलियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फिर यूं अलग से फोल्ड मौजूद है। सो दीज आर द माइक्रोविलाई। ये क्या चीजें हैं? और माइक्रोविलाई। तो पहले विलाय, हर विलाय को अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे
तो उसमें क्या मौजूद है, एपिथेलियल सेल्स। एक एपिथेलियल सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे तो उसमें फिर माइक्रोविलाय। तो विलाय और माइक्रोविलाय का काम ये है कि इनकी वजह से यूं फोल्ड्स ज्यादा बनते हैं, तो इन फोल्ड्स की वजह से सरफेस एरिया इंटरनल इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है, जो कि फूड को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। Villi valves are internally supplied with blood capillaries and lymph vessels called lacteals. Valves on small intestine contain smooth muscles which are able to contract and relax. Small intestine की वाल में स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। Hence they bring villi, और उनकी मदद से जो विलाय हैं वो फूड की तरफ आ जाते हैं और फूड से फिर दूर भी होते हैं। तो इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, बिकॉज विलाय का जो कांटेक्ट है वो फूड से ज़्यादा होता है। विलाय इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये विलाय की सिग्निफिकेंस है। विलाय आर लाइंड विद एपिथेलियल सेल्स हैविंग माइक्रोविलाय ऑन देयर फ्री सरफेस। विलाय के बाहर वाली जो वाल है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है, और एपिथेलियल सेल्स की जो वाल है उस पर क्या मौजूद होते हैं, माइक्रोविलाय होते हैं। अब इनका काम क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को तो हमने डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। विलाय इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। Monosaccharide and amino acids are absorbed into the blood capillaries either by diffusion or active transport. विलाय की मदद से फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। तो प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं अमाइनो एसिड, और कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स हैं वो तो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोस्टली अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, और थोड़ी सी सिंपल डिफ्यूजन भी होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ याद करनी है कि फैटी एसिड और ग्लाइसरोल enter the epithelial cells via of but fatty acid and glycerol enter the epithelial cells of villi। अब ये देखें कि ये जो फैटी एसिड हैं और ग्लाइसरोल हैं वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाते, वो पहले जाते हैं किधर, एपिथेलियल सेल्स में, और एपिथेलियल सेल्स में आने के बाद हेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फैट, और यहाँ पर दोबारा इनसे क्या बनती है, फैट बनती है। और फैट बनने के बाद फिर ये जो है वो लेक्टियल्स की तरफ पास होते हैं, और लेक्टियल्स में शामिल होने के बाद थ्रू द लिम्फ ये आके ब्लड में ऐड होते हैं। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म यहाँ से शुरू हुआ। देखें, लेट सपोज यहाँ मैं इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमेन में हूँ, तो दीज आर दी फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लाइसराइड्स। इनके इर्द गिर्द साल्ट जमा हुआ तो ये क्या बने, इमल्शन हुई। तो ये जो ग्रेन्यूल्स बने इन्हें हम कहते हैं माइसेल्स। क्या, माइसेल्स। So these micelles are taken up by epithelial cells where they are modified into the simple fat। अब जब ये रिलीज होंगे तो कौन एब्जॉर्ब करेगा इन्हें, लेक्टियल्स। लेक्टियल्स में आने के बाद जब ये लेक्टियल्स वाली जो फ्लूइड यानी लिम्फ है ब्लड में ऐड होगी तो इस तरह से इनडायरेक्टली ब्लड में ये फैट आ जाती है। सो सबसे पहले फैटी एसिड एंड मोनोग्लाइसराइड्स आर emulsified by salt into the micelles। छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, इन्हें माइसेल्स कहते हैं। फैटी एसिड एंटर द एपिथेलियल सेल्स एंड लिंक टू फॉर्म ट्राइग्लाइसराइड। एपिथेलियल सेल्स में आने के बाद दोबारा इनसे क्या बनती है, सिंपल फैट बनती है जिसे हम ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। ट्राइग्लाइसराइड कंबाइंड विद प्रोटीन इनसाइड द गोल्गी बॉडी टू फॉर्म काइलोमाइक्रोन्स। जब ये प्रोटीन के साथ मिलते हैं अपने फैट, तो इनसे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है काइलोमाइक्रॉन। सो काइलोमाइक्रॉन एंटर द लेक्टियल्स एंड ट्रांसपोर्टेड अवे फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और यूं इंटेस्टाइन से ये फैट जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट हैपेंस टू द एब्जॉर्ब्ड फूड, जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज ब्रॉट टू द लिवर, वो लिवर की तरफ लाया जाता है, किसकी मदद से, ब्लड वेसल की मदद से। ब्लड कैपिलरीज कन्वर्ज टू फॉर्म हेपेटिक पोर्टल वेन। जो इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स हैं जिन्होंने फूड को एब्जॉर्ब किया वो सारी मिलके वेन बनाती हैं, उस वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन, वेयर फूड इज स्टोर्ड। और लिवर में जो फूड है वो आके या तो स्टोर होगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड।
ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको हम देख रहे हैं। सो दिस होल इज व्हाट, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से ये सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो निकल रही हैं एक नेटवर्क की फॉर्म में, वो कन्वर्ज होके एक ब्लड वेसल बनाती हैं। उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन। ये हेपेटिक पोर्टल वेन पूरे डाइजेस्टेड फूड को लेकर आती है किधर, लिवर की तरफ। व्हाट अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, अब फूड एब्जॉर्ब भी हो गया, डाइजेस्ट भी हो गया। कुछ फूड ऐसा है जो कि ना एब्जॉर्ब हो सका है ना डाइजेस्ट हो सका है, दैट इज पास्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो पास हो जाता है किधर, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जब फूड आ गया तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपस में कनेक्शन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही एंड होगा तो वहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। So small intestine opens into the large intestine. It is about 1.5 meters long and about 6.5 centimeter in diameter. So large intestine, large जो है वो लेंथ की वजह से नहीं है बल्कि विड्थ की वजह से है, इसकी विड्थ जो है वो बड़ी होती है। It is divided into 3 subparts: cecum, कोलॉन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 बड़े पार्ट हैं। सो दिस ये जो अंदर रखा हुआ है सारा, ये सारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। सो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम। सीकम इज प्लेस्ड इन द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सीकम जो है वो एब्डोमिन की नीचे वाली राइट साइड में रखा हुआ होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही अटैच हुआ तो ये बिल्कुल एक छोटा सा जो पार्ट है ये, इसे हम क्या नाम देते हैं, सीकम का नाम देते हैं। इट गिव्स अप, इस सीकम में से एक फिंगर लाइक जो नीचे प्रोजेक्शन निकली हुई होती है, ये वाली, इस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, ये वाली जो प्रोजेक्शन है इधर, इस प्रोजेक्शन को हम इसको अपेंडिक्स का नाम देते हैं। दिस वन, ये नजर आ रही होगी आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता। बट हर्बीवोर्स, लेकिन जो दूसरे प्लांट ईटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इस अपेंडिक्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो कि फूड में मौजूद सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो यही वजह है हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है।